नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी के इस खास कार्यक्रम में। मैं अनु दीवान आपके साथ। क्या आप बिना ध्वनि के शब्दों को समझ सकते हैं? क्या आप बिना ध्वनि के शब्दों का सही मतलब निकाल सकते हैं? ये काम इतना भी मुश्किल नहीं जितना आप सोच रहे हैं, क्योंकि हम जिस भाषा की बात कर रहे हैं उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। और जिन लोगों की बात कर रहे हैं वो हम ही में से कुछ लोग हैं जिनके एहसास हमारी ही तरह हैं। ये लोग हमारी ही तरह हंसते हैं, रोते हैं, उदास होते हैं, दोस्त बनाते हैं, लेकिन हम इन्हें आम बोलचाल की भाषा में दिव्यांग कहते हैं। दिव्यांग होना किसी कमज़ोरी की निशानी नहीं। अगर यकीन नहीं आता तो चलिए हमारे साथ इन लोगों की उस खूबसूरत दुनिया में, जहां इन लोगों ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन के साथ अपने जीवन को उतना ही सफल बनाया जितना आपने और हमने। ये 3 तस्वीरें कुछ खास हैं। अपने अपने क्षेत्र में माहिर इन लोगों का जीवन आसान नहीं था। इन लोगों को नहीं पता कि घर की घंटी की आवाज कैसी होती है, गाने के मधुर सुर कैसे होते हैं, कंप्यूटर के कीबोर्ड चलाने की आवाज कैसी आती है। लेकिन फिर भी इन्होंने अपने जीवन के पहिए को कभी रुकने नहीं दिया, कभी थमने नहीं दिया। ये वो लोग हैं जो ना सुन सकते हैं और ना बोल सकते हैं। इन्हें दिव्यांग कहें या बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास इंसान कहें, असल में ये हमारी तरह आम लोगों में ही गिने जाते हैं। चलिए आपको सबसे पहले परिचय करवाते हैं मेरठ के रहने वाले दीपक से। हम सुन नहीं सकते, हम बोल नहीं सकते, लेकिन आप हमसे बात करने से कतराइए मत। हम और आप एक ही हैं। आप अपनी बात हमें इशारे में समझाएंगे तो हम समझ जाएंगे। ये परिवार कुछ ऐसा ही है। मेरठ के रहने वाले दीपक बहादुर एक दिव्यांग हैं जो ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं, लेकिन मेरठ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में टाइपिस्ट की नौकरी करते हैं। दीपक मूक बधिर स्कूल से ही पढ़े हैं, लेकिन अपना ज्यादातर समय आम लोगों के बीच ही बिताते हैं। दीपक कंप्यूटर भी उतनी ही बखूबी चला लेते हैं जितना आप और हम। दीपक को साल 2016 में राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है और साल 2018 में सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। मैंने जब इसकी जॉब में जब मैंने ट्रेनिंग शुरू की तो शुरू में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि मैं सुन नहीं पाता था, तो मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं कैसे टाइपिंग करूं। लेकिन मेरे जो सीनियर ऑफिसर्स थे उन्होंने मेरे साथ बहुत सहयोग किया। उन्होंने बैठ के एक दिन मुझे सिखाया कि टाइपिंग में जो की वर्ड्स होते हैं वो कैसे कैसे और किस सीक्वेंस में होते हैं। धीरे धीरे मैं रोज़ उसकी प्रैक्टिस करता था और उसके साथ धीरे धीरे करके मुझे सब आ गया। परिवार के लिए ये बेहद खुशी की बात है कि दीपक एक कामयाब शख्स है और अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं। पहले शीशे से सिखाते थे, शीशा लगा करके। उस समय तक तो ये डेवलपमेंट नहीं थे, डिवाइसेस नहीं थी इलेक्ट्रॉनिक वगैरह, तो तब तो हम शीशा लगा करके ने आ बा सादा, जीव का लिप कैसे एक्शन होगा, लिप का एक्शन कैसे, जीव की कैसे होगी तालु में, ये सब चीज़ें हम तो सिखाते थे इनको, बच्चों को कई घंटे तक सिखाते थे बैठ करके। दीपक के परिवार में सिर्फ उनके पिता और उनकी बहन ही सुन सकते हैं और बोल सकते हैं। इनके पिता और बहन की विडंबना कहें या वक्त की मार, लेकिन इन्होंने सांकेतिक भाषा दीपक की देखा देखी ही सीखी है। स्टार्टिंग में तो बहुत डिफ़िकल्ट लगता था हम लोगों को। इन लोगों को बहुत डीप में जाकर के हम लोगों को समझाना पड़ता था, लिटरली मीनिंग होता था। छोटी छोटी चीज़ें थी। एक्चुअली जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो तो सुन करके समझ जाते हैं काफ़ी कुछ चीज़ें, लेकिन इन लोगों को तो सब कुछ चीज़ डिटेल में समझानी पड़ती थी। तो मुझे किसी भी एक वर्ड को लेकर के उनको 10 एग्जाम्पल्स देने पड़ते थे ऑलमोस्ट, कि इसको हम इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम इसको ये भी मीनिंग निकाल सकते हैं। अब जैसे मिट्टी है,
मिट्टी को सॉइल भी बोलते हैं, मृदा भी बोलते हैं। तो अगर मैंने उसको बताया है मिट्टी मीन्स मिट्टी जो हमारे धरती है वो, लेकिन इन केस अगर कभी उनके सामने सॉइल आ जाता था या मृदा या कोई और नाम आ जाता था, माटी आ जाता था, तो ये लोग कंफ्यूज हो जाते थे कि भाई ये क्या चीज़ है अब नहीं। तो इसीलिए मुझे एक एक वर्ड के इनको कई सारी जो जितने पॉसिबल मीनिंग्स होते थे वो मुझे बताने पड़ते थे। दीपक की ही तरह उनका बेटा और उनकी पत्नी भी न सुन सकते हैं न बोल सकते हैं। दीपक और उनकी पत्नी मीता अपने बेटे को आम जिंदगी देना चाहते हैं और उसे समाज के बीच खड़ा होने के लिए तैयार कर रहे हैं। 12 साल के विनायक राष्ट्रीय स्तर के बैडमिंटन प्लेयर हैं। विनायक को यहाँ तक पहुँचाने में उनके माता पिता ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है और विनायक की कामयाबी ही इनकी जिंदगी का लक्ष्य है। मेरा बेटा जब हुआ था तो हमें इस बात का बिल्कुल भी ये नहीं था कि वो भी नहीं बोलता सुनता है हम दोनों की तरह से। तो उसको हमने फिर प्रशिक्षित करना शुरू करवाया बैडमिंटन में, उसको कोचिंग दिलवाई हम लोगों ने अच्छी से अच्छी जगह पे, और आज वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पे बहुत आगे है। बैडमिंटन खेलने में मुझे कुछ परेशानी नहीं होती है क्योंकि मेरे जो कोच हैं वो मुझे बहुत अच्छे से समझा देते हैं। पहले शुरू में उनको भी परेशानी होती थी, मुझे भी समझने में परेशानी होती थी, लेकिन धीरे धीरे उन लोगों ने मुझे मेरी साइन लैंग्वेज को सीखना शुरू किया, मेरे साथ कम्युनिकेट करना शुरू किया, और अभी तो कोई भी इसमें मुझे परेशानी नहीं होती है। वो भी बहुत अच्छे से समझ जाते हैं और मैं भी उनका सिखाया हुआ समझ जाता। अपने सपनों को साकार करने के लिए ये परिवार कोई कसर नहीं छोड़ रहा। अब आप इन तस्वीरों को देखिए, ये किसी आम पहलवान के जीते हुए अवार्ड की नहीं, बल्कि खेल जगत में गूंगा पहलवान के नाम से मशहूर वीरेंद्र सिंह के पुरस्कारों की है। हरियाणा के झज्जर के रहने वाले वीरेंद्र सिंह बचपन से न सुन सकते हैं न बोल सकते हैं, लेकिन 11 साल की कम उम्र से ही वो कुश्ती के दांवपेच में माहिर हैं। वीरेंद्र ने कुश्ती देखकर ही सीखी है और साल 2002 में पहला नेशनल अवार्ड जीता, जिसमें उन्होंने कुश्ती सामान्य खिलाड़ी के साथ लड़ी थी। मैं जब छोटा था 10 या 12 वर्ष का, तो मैं यहाँ दिल्ली आया और मैंने देखा अपने पिताजी और चाचा जी वो अखाड़े में कुश्ती लड़ते थे, और उनको देखकर मुझे ऐसा लगा मुझे भी कुश्ती लड़नी है और अपने देश के लिए मेडल जीतना है। वीरेंद्र अब तक कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। उन्होंने 14 राष्ट्रीय कुश्तियों में 4 बार गोल्ड मेडल जीता है और 7 अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कुश्तियों में 2 बार गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। 3 बार के डेफलिम्पिक्स मेडलिस्ट वीरेंद्र सिंह को साल 2016 में अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। दिक्कत बड़ी भारी आती थी पहले, तो फिर धीरे धीरे फिर ये भी समझ गया, हम भी समझ गए, कोच भी समझने लग गए। फिर धीरे धीरे समझ में आ गई बात, फिर ये अपना आप सीख गया सारी चीज। देहरादून के रहने वाले अभिषेक फिलहाल दिल्ली में एक वीडियो एडिटर के तौर पर काम करते हैं। अभिषेक बचपन से ही न सुन सकते हैं न बोल। आम स्कूल और कॉलेज में जाना अभिषेक के लिए रोजाना एक चुनौती थी। उनको प्रोफेशनल दुनिया के लिए तैयार करने वाला कोई नहीं था, लेकिन अभिषेक की मेहनत और लगन ने उन्हें यहाँ पहुँचा दिया है। अभिषेक ने वीडियो एडिटिंग देख कर और अपनी सूझबूझ से ही सीखी है। मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जब मैं कॉलेज में बैठता था तो कॉलेज में जो मुझे पढ़ाया जा रहा था वो विजुअल पढ़ाया जाता था। टूल्स मैंने टूल्स के ज़रिए मैंने पढ़ना सीखा और मैंने उनको अडॉप्ट किया, उसको मैंने देखा, और मैंने ऑरलिज्म को मैंने नहीं फॉलो किया, बल्कि मैंने टूल्स के ज़रिए मैंने सीखना शुरू किया। अपने आप अपनी मेहनत से मैंने लगन के साथ मैंने सीखना शुरू किया। मेन ये था, मेरे साथ कम्युनिकेशन गैप था क्योंकि मैं अकेला था, तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा कि मैंने अपने आप सीखा है। अभिषेक आज वो काम कर रहे हैं जिसे वो करना चाहते थे। उन्होंने अपने दिव्यांगपन को अपने सपनों के बीच कभी नहीं आने दिया।
अभिषेक कहते हैं कि आज वो अपने पैरों पर हैं और अपना खर्चा खुद उठा लेते हैं, जिसे वे अपने जीवन की सबसे बड़ी कामयाबी मानते हैं। कभी कभी जिंदगी के कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो कभी किसी की खुशी के लिए लिए जाते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो कदम ताल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। समाज के कुछ ऐसे ही लोगों ने अपनी ऊंची उड़ान का सपना छोड़ कुछ ऐसा करने की सोची जिससे उनसे जुड़े लोगों को खुशी मिल सके या फिर देश की ज़रूरत पूरी हो सके। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक 50 लाख से ज़्यादा लोग बधिर हैं, लेकिन उनकी भाषा को समझने और समझाने वालों की संख्या इसकी आधी भी नहीं है। अब आप इनसे मिलिए। इस क्लासरूम में सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन ना तो आज कोई एग्जाम है और ना ही कोई प्रिंसिपल राउंड पर है। दरअसल ये क्लास उन बच्चों की है जो ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी इतनी बातें कर लेते हैं कि हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अपनी ही दुनिया में मगन ये बच्चे आपस में सिर्फ संकेतों से बात करते हैं, जिसे सांकेतिक भाषा कहा जाता है। चित्रकारी एक ऐसी विधि है जिससे हमारी कल्पनाशीलता और विचार झलकते हैं। इन बच्चों की कला को देखकर लगता है कि कहीं न कहीं ये भी अपनी बातें या विचार इस चित्रकारी के जरिए बयां कर रहे हैं। इन बच्चों को पढ़ाने वाली अध्यापिका रिंकू मैथ्यू भी इन्हीं की तरह है। पिछले करीब 1 दशक से इन बच्चों की सबसे पसंदीदा टीचर भी हैं। रिंकू को 100% रिजल्ट देने के लिए 2018 में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रिंकू बताती हैं कि उन्होंने चित्रकारी देख कर ही सीखी है। फिर जब उनकी रुचि जगी तो उन्होंने इसे अपना प्रोफेशन ही बना लिया। टीचर तो टेकड़े अच्छा लगता है, चिड़ाई भी अच्छा लगता है, टेकड़े। मैं बलवंतराय विद्या भवन में ड्राइंग कंपटीशन में जाती थी, और वो स्कूल जो पार्शियली डेफ बच्चों का है, इंटीग्रेटेड स्कूल है, नॉर्मल बच्चे भी वहाँ पे पढ़ते थे उस समय। तो वहाँ पे इसे दुर्गा पूजा के समय ड्राइंग कंपटीशन किया, उसमें ये फर्स्ट आई। तभी से इसकी इच्छा जागृत हुई कि मैं ड्राइंग टीचर बनूँ। इस क्लासरूम में बैठी पढ़ रही पूजा यहाँ किसी खास मकसद से पढ़ने आई है। ऐसा नहीं है कि पूजा ने बीच में पढ़ाई छोड़ दी थी, और ना ही वो नौकरी करना चाहती है जिसके लिए वो आगे पढ़ रही है। पूजा इस संस्थान से सांकेतिक भाषा सीख रही है, जिसके पीछे का मकसद है उनका 8 साल का बेटा लक्ष्य। हरियाणा के सोनीपत की रहने वाली पूजा एक मध्यम वर्गीय परिवार से है, लेकिन अपने बेटे के लिए सांकेतिक भाषा सीखने का जुनून उन्हें हर रोज सुबह राजधानी दिल्ली के इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ले आता है। मेरे भैया गुड़गांव में रहते थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि इन बच्चों का स्पेशली स्कूल होता है। तो मैंने इसको गुड़गांव के डेफ स्कूल में वहाँ पे किया। 2 साल बाद फिर मुझे खुद कम्युनिकेशन करने में परेशानी आई। स्टार्टिंग में तो गेस्चर से ही मैंने थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन कर लिया था, पर जो अच्छे से इनने पढ़ाई सीखी है थोड़ी बहुत, तो उससे मुझे परेशानी आने लगी। और उस टाइम फिर मैं जॉब करती थी, तो फिर मैंने सोचा कि मेरे लिए जॉब ज़रूरी नहीं है, मेरे लिए मेरा बच्चा ज़रूरी है। पूजा नहीं चाहती हैं कि उनके बेटे को जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर देखना पड़े, इसलिए वो उसके कदम के साथ कदम मिला रही हैं। पूजा अपने बेटे के लिए सांकेतिक भाषा सीख रही है, तो यहाँ बैठे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने माता पिता के लिए, अपने भाई या फिर अपनी बहन के लिए सीख रहे हों। मैं बताना चाहूँगा कि अगर हम बात करें भारतीय सांकेतिक भाषा की, तो ये मेरे डीएनए में ही थी, क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो भी डेफ एंड म्यूट हैं, और बचपन से ही मैंने जो उनसे बात की है वो भारतीय सांकेतिक भाषा में बात की है। तो वो बेसिक्स जो थे वो ऑलरेडी मेरे को बचपन से पता थे, और कुछ घर वालों से बात कर करके मैंने सीखे हैं। बट अभी इस साल जो मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया है, इसका कारण एक ये है कि अब मैं प्रोफेशनली इसको अडॉप्ट करना चाहता हूँ। उसके पीछे कारण ये है कि एक तो मैं लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, प्लस एक ये है कि पंजाब में, जैसे मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, चंडीगढ़ से मैं आया हूँ, तो चंडीगढ़ में अभी तक किसी ने ये कोर्स नहीं किया है। तो मैं एक पहला ऐसा व्यक्ति हूँ जो ये कोर्स कर रहा हूँ। तो जिससे ये होगा कि सब लोगों में एक तो जान पहचान बढ़ेगी, और जो लोग वंचित हैं इंटरप्रेटर्स से चंडीगढ़ में या पंजाब रीजन में,
तो उनकी मैं मदद कर सकता हूँ इसलिए। मेरी सिस्टर डेफ है एंड वो मुझसे 3-3.5 साल छोटी है। तो मेरे घर में और उससे कोई कम्युनिकेट नहीं कर सकता था क्योंकि हमेशा से मैं ही उसके साथ रहती थी। तो कहीं ना कहीं मुझे साइंस आते थे, होम साइंस में जानती थी, प्रोफेशनल साइंस नहीं जानती थी। तो मैं उसे पढ़ाती थी तो मुझे बहुत डिफ़िकल्टी होती थी कि मैं उसे कैसे एक्सप्लेन करूँ। स्कूल्स में टीचर पढ़ाना नहीं चाहते हैं बच्चों को, साइन लैंग्वेज से किसी को मतलब नहीं है, कोई अवेयरनेस नहीं है। मेरे पेरेंट्स को भी अवेयरनेस नहीं थी, अगर होती तो वो शायद मेरी सिस्टर को थेरेपी नहीं दिलाते, वो साइन लैंग्वेज पढ़ाते। फिर मैंने एक प्रोफेशनली 1 साल का डिप्लोमा कोर्स किया आर्यावर्जन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हियरिंग हैंडीकैप से, और उस डिप्लोमा को करने के बाद से मैंने ये फील्ड पकड़ी हुई है और आज तक मैं मिनिस्ट्रीज से लेकर फ्रीलांसिंग सब जगह पे इंटरप्रेटिंग करती आई हूँ। साल 2015 में केंद्र सरकार ने इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी ISLRTC की शुरुआत की थी। इस ट्रेनिंग सेंटर का मकसद लोगों को सांकेतिक भाषा के बारे में जागरूक करने के साथ मूक बधिर लोगों की सहायता के लिए इंटरप्रेटर तैयार करना है। हर साल यहाँ 35 से 40 लोगों को डिप्लोमा दिया जाता है। साइन लैंग्वेज के ऊपर एक एक्सक्लूसिव इंस्टीट्यूट खोला गया है। ये कोर्सेज पहले भी चलते रहे हैं बट गवर्नमेंट ने 2015 में इस इंस्टीट्यूट को एक्सक्लूसिव टू प्रमोट साइन लैंग्वेज इस इंस्टीट्यूट की स्थापना की है। नॉर्मली हमको सैंक्शन 45 सीट्स की मिलती है और फर्स्ट ईयर 2016-17 में हमने 34 स्टूडेंट्स को ट्रेन किया। 39 बच्चों ने एडमिशन लिया था, 34 पास आउट हुए और 17-18 में हमारे पास 28 बच्चे हैं और 18-19 में हमारे पास 45 बच्चे हैं। ISLRTC का मकसद जहां इंटरप्रेटर तैयार करना है, वहीं इनके कुछ नए आविष्कारों से बधिर लोग और उनके परिवार वाले अपने जीवन को सरल बनाने में कामयाब हो रहे हैं। इस संस्थान ने एक शब्दकोश बनाया है। इस शब्दकोश के जरिए अब ये लोग ना ही सिर्फ इशारों में शब्दों को समझ पाएंगे, बल्कि शब्दों के अर्थ जानने में भी उन्हें आसानी होगी। इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर ने इस लोगों के लिए करीब 3000 शब्दों का एक शब्दकोश बनाया है। इस शब्दकोश में हिंदी और अंग्रेजी के शब्द हैं। ये प्रिंट और वीडियो के जरिए शब्दों को समझा रहा है, इसमें ऑडियो नहीं है। इंडिया में जितने भी डेफ लोग ये जो है ISLRTC में जो डिक्शनरी का एम क्या है कि इंडिया में जितने भी लोगों को है अवेयरनेस दी जाए और साथ ही साथ डेफ स्कूल जितने भी हैं उनकी जो इतनी एजुकेशन इतना अच्छा नहीं है, तो जो उनके जो टीचर्स हैं वो उनको वर्ड्स का इतना मीनिंग नहीं पता होता, तो वो डिक्शनरी के थ्रू वो बच्चों को वो वर्ड्स दे सकते हैं। और साथ ही साथ इंटरप्रेटर्स की अगर जो हम बात करें तो वर्ड्स का साइनिंग उन्हें नहीं पता, तो डिक्शनरी के थ्रू उनको वो बहुत हेल्प मिल सकता है। तो और साथ ही साथ जो मम्मी पापा होते हैं जिनके जो बच्चे डेफ होते हैं, तो साइन लैंग्वेज डिक्शनरी के थ्रू उनसे अच्छे से बात कर सकते हैं और साइनिंग सीख सकते हैं और अपने बच्चों से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। वो इसके लिए बहुत यूज़फुल है, तो यही इसका एम है। और साथ ही साथ इसमें 3000 वर्ड्स हम लोग अभी तक ख़त्म कर चुके हैं और 3000 और वर्ड हम लोग ऐड कर रहे हैं। इस शब्दकोश को 4 भागों में बांटा गया है, जैसे कि टेक्नोलॉजी से जुड़े शब्द, मेडिकल से जुड़े शब्द, एकेडमिक शब्द और रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले शब्द। टेक्नोलॉजी शब्द जैसे कंप्यूटर और ब्रॉडबैंड, रोज काम आने वाले शब्द जैसे डिफेंड और एंग्री, मेडिकल शब्द जैसे कैंसर और एड्स, एकेडमिक शब्द जैसे सोलर सिस्टम, डिग्री और यूनिवर्सिटी, और लीगल शब्द जैसे एफिडेविट। ऐसे शब्द जो अब तक इनके लिए सिर्फ शब्द थे, अब ये लोग इनका असल मतलब भी जान पाएंगे। इस शब्दकोश को YouTube पर प्रसारित किया गया है। बहरहाल ये शब्दकोश संचार के लिए एक ब्रिज का काम कर रहा है। इतना ही नहीं, मूक बधिर लोगों के लिए साल 2019 का कैलेंडर भी बनाया गया है, जिसे टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा गया है। इस कैलेंडर पर लगे इस बारकोड के जरिए आसानी से जाना जा सकता है कि आखिर कौन सी छुट्टी कब है। बच्चों के लिए जिनके पेरेंट्स हेयरिंग थे वो अपने बच्चों के साथ साइन लैंग्वेज बात ही नहीं कर पाते थे, तो कैलेंडर हो गया, फेस्टिवल्स हो गए, उनकी जानकारी बच्चों को मिल ही नहीं पाती थी जो डेफ थे। तो हेयरिंग पेरेंट्स देखते थे कि QR कोड का यूज़ करके बता सकते अपने बच्चों को, पढ़ा सकते हैं जो डेफ है एंड रिलेट कर सकते हैं कौन सा फेस्टिवल है, तो इसका यूज़ वैसे है। इसे इस्तेमाल करना भी आसान है। अपने स्मार्टफोन के कैमरे से बारकोड को स्कैन कर एक लिंक खुलेगा। ये लिंक बताएगा कि आखिर कौन से दिन छुट्टी क्यों है।
ये पहला कैलेंडर है जो खास तौर पर बधिर लोगों के लिए बनाया गया है। अब ये भी हर त्योहार का मतलब और मकसद जान पाएंगे। इन सब की खास बात ये है कि कैलेंडर और शब्दकोश बनाने वाले लोग भी मूक बधिर ही हैं। लेकिन एक ऐसा गैर सरकारी संस्थान भी है जो सांकेतिक भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए कोर्ट पहुंच गया है। निपुण फाउंडेशन के मुताबिक अगर इस भाषा को संवैधानिक दर्जा मिलता है तो जाहिर है कि इसके प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ेगी। इसका पीछे का पर्पज़ यही है कि इंडियन साइन लैंग्वेज पूरी मेन स्ट्रीम में आ जाए इस देश में। आप जैसे कि देखें कि हर इंसान स्कूल जाता है तो स्कूल में इंग्लिश और हिंदी तो पढ़ता ही है और वो पढ़नी ही चाहिए, बट उसके अलावा बहुत सारी अलग अलग भाषाएं पढ़ते हैं। कोई फ्रेंच पढ़ता है तो थर्ड लैंग्वेज, कोई जर्मन पढ़ता है, कोई संस्कृत पढ़ता है। और मेरे ख्याल से स्कूल से ही ये बदलाव लाना पड़ेगा कि इफ़ द लैंग्वेज इज लीगली रिकग्नाइज, स्कूल भी एक ऑप्शन देने लग जाएंगे इंडियन साइन लैंग्वेज की। और अगर हम बाकी सब इंडियन साइन लैंग्वेज थोड़ी सीख पाएँ तो हमारे परिवारों में अगर कोई डेफ है, हमारी नेबरहुड में अगर कोई डेफ है, हमारे ऑफिस में अगर कोई डेफ है, तो हम उनको पूरी तरीके से सोसाइटी में इंटीग्रेट कर पाएंगे। इन लोगों ने कोशिश की और कर भी रहे हैं। सांकेतिक भाषा सीखना बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि कोई और भाषा सीखना। अब आपको बताते हैं कि कैसे अगर वक्त रहते इन लोगों को सही इलाज मिल पाए तो ये लोग भी उन आवाज़ों को महसूस कर पाएंगे जिनसे हमारे दिन की शुरुआत होती है और जिनसे हमारा दिन ख़त्म होता है। बच्चा मूक बधिर या तो पैदा होते ही हो जाता है या फिर किसी दूसरी वजहों से। बचपन से बधिर विभा ने 7 साल बाद बोलना और सुनना शुरू किया है। पैदा होते ही विभा ना सुन सकती थी ना बोल। इसके माता पिता को नहीं पता था कि विभा अपनी पूरी जिंदगी कैसे काटेगी, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद करीब 2 साल पहले विभा ने बोलना और सुनना शुरू किया। विभा के कान में लगी ये मशीन उसके लिए और उसके माता पिता के लिए जैसे वरदान है। पहले से तो बहुत बेटर आ रहे हैं। पहले कुछ सुनाई नहीं देता था इनको, अब तो दरवाजे की भी लोग आदमी करता है तो दरवाजा बताते हैं कि कोई आया है, चाहे कोई आवाज़ दे विभा, चाहे तो आवाज़ कहते हाँ कोई आया, चाहे मुझे ले जा मम्मा कोई आया है। ये तो देखते ही फिर स्कूल में भी अच्छा स्कूल, पहले हम लोग डरते थे कि स्कूल में एडमिशन हो, पहले प्रिंसिपल ना ले कि इनकी ऐसी हालत है, फिर वो भी कह नहीं अच्छा है बच्ची आप भेजो स्कूल, तब ये जाने लगी स्कूल। और स्कूल में भी बहुत अच्छा पढ़ाई करती है अपना। जैसे जैसे मैं इसकी डेप्थ में बढ़ता गया वैसे वैसे इसकी कॉस्ट भी बढ़ती गई। मतलब फाइनली कॉस्ट 10 से 12 लाख तक मेरे को मिला, जो कि मेरे लिए असंभव था। फिर मैं तब तक यहाँ से जुड़ चुका था, तो यहीं से मेरे को इस स्कीम के बारे में पता चला था। मेरा कुछ नहीं लगा क्योंकि सारा कुछ उधर से ही मेरे को हुआ। कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी करवाने के बाद विभा अब शब्दों को सुन सकती है और उन्हें समझने की कोशिश कर रही है। विभा अपनी जिंदगी के 7 साल का फासला तय कर रही है, तो वहीं 2 साल की नन्ही आयुषी ने जल्दी शुरुआत कर ली। दरअसल साल 2014 में केंद्र सरकार ने कॉकलियर इम्प्लांट की एडिप योजना में संशोधन कर नए दिशा निर्देश जारी किए थे। इनके मुताबिक हर महीने 15,000 रुपए से कम आय वाले लोगों को इस सर्जरी के लिए कोई पैसा नहीं देना होता है। हर महीने 15,001 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक की आय वाले लोगों को इस सर्जरी में 50% की सब्सिडी मिलती है। वहीं महीने में 21,000 रुपए से ज्यादा कमाने वाले लोगों को इस सर्जरी के लिए पूरे पैसे देने होते हैं। जानकारों के मुताबिक इस कॉकलियर इम्प्लांट की कीमत आमतौर पर 6 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक की होती है। कॉकलियर इम्प्लांट के बच्चे को भी 2 साल मिनिमम लगता है हाउस में स्पीच थेरेपी या ऑडिटरी वर्बल थेरेपी देना आवश्यक पड़ता है। कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी हियरिंग एड से अलग होती है। हियरिंग एड उन लोगों को लगाया जाता है जिन्हें कम सुनाई देता है, लेकिन कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी उनकी की जाती है जिन्हें बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता है।
हियरिंग एड की कीमत 2,000 रुपए से शुरू होती है, वहीं कॉकलियर इम्प्लांट की कीमत 4.5 लाख रुपए से लेकर 12 लाख रुपए तक होती है। हालांकि कैपिंग के बाद इस मशीन की कीमत 6 लाख रुपए तक कर दी गई है। कॉकलियर इम्प्लांट एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आसपास की आवाजों को दिमाग के जरिए कानों तक पहुंचाता है। इसमें 2 यंत्र होते हैं। एक बच्चे के सिर पर डिस्क के आकार का करीब 1 इंच व्यास का ट्रांसमीटर होता है, जबकि दूसरा कान के ऊपर माइक्रोफोन और उससे जुड़ा एक इलेक्ट्रोड कान के अंदर नर्व तक लगाया जाता है। ये पूरा डिवाइस बैटरी से चलता है जो चार्ज होने पर 4 से 5 दिन तक चलता है। इसे सिर्फ 6 साल तक की उम्र के बच्चों को ही लगाया जा सकता है। डॉक्टर मानते हैं कि बच्चा सुन सकता है या नहीं, इसकी जांच उसके पैदा होने के 1 दिन में ही की जा सकती है, और अगर वक्त रहते कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी करवा दी जाए तो जाहिर है ये बच्चे भी आम बच्चों की तरह जिंदगी जी सकते हैं। कॉकलियर इम्प्लांट हम ऐसे बच्चों में करते हैं जो जन्मजात बहरे हैं, सुन नहीं सकते, और वो आगे चल के बोलेंगे भी नहीं। इसीलिए हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी हम इन बच्चों का ऑपरेशन करें, और नॉर्मली क्योंकि हड्डी के ऊपर इसको फिक्स करना होता है तो 8 महीने तक वो हड्डी पूरी बाहर स्कल की बन जाती है, और जनरली 8 महीने और 1 साल के आसपास हम इन बच्चों का करने के को प्रेफर करेंगे। हम चाहेंगे कि इन बच्चों का जितनी जल्दी हो जाए 8 महीने और 1 साल के अंदर अंदर। जब हम डिले करते हैं तो उनकी स्पीच पे इफेक्ट करता है, क्योंकि आप देखिए दिमाग में 3 सेंटर्स हैं, सुनने का, समझने का और बोलने का। बहरहाल जागरूकता ही हर परेशानी का हल होता है। अब चाहे वो सांकेतिक भाषा सीखना हो या फिर सही उम्र में इलाज लेने की प्रक्रिया की शुरुआत करना, अगर दोनों ही काम वक्त रहते हो जाएं, तो जाहिर है कोई समस्या या परेशानी नहीं रहेगी। एक छोटी सी कोशिश भी बड़ी कामयाबी में बदल सकती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने हमारे इस कार्यक्रम में इन हिम्मत और साहस से भरी इन कहानियों को इन्हीं की ज़ुबानी सुना, तो ज़रा सोचिए जब इन लोगों ने अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बना लिया और जब इनके सपनों को बल मिला तो ये लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो आप हम भी अपने जीवन में आए दिन आने वाली छोटी बड़ी परेशानियों का हल अपनी सूझबूझ और समझदारी के साथ आसानी से निकाल सकते हैं।